दोस्तों, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट हम किसके लिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, तो उनके बीच में हम बोलते हैं जो एक डाइपोल जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है, राइट। तो सपोज करो जो दो हमारे पास चार्ज है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज डी। तो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज अ वेक्टोरियल क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एज q into d vector, right? And the direction of dipole moment is taken from the negative charge to the positive charge. From the negative to the positive charge. इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो हम डिसाइड करते हैं, राइट। सो ध्यान देना यहां पर, बाय द वे, ये फिजिक्स में जो कन्वेंशन है वो केमिस्ट्री का एग्जैक्टली उल्टा है। केमिस्ट्री में हम डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो लेते हैं, यानी फ्रॉम द पॉजिटिव सेंटर टू द नेगेटिव सेंटर लेते हैं। फिजिक्स में यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है, राइट। सो दो चार्ज के लिए किस तरीके से हम डाइपोल डिफाइन किए हैं वो हम बता चुके हैं। तो अब हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो मान लो हमारे पास Q1, Q2, Qn इस तरीके से n चार्जेस है। Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ओरिजिन मैंने रैंडमली डिसाइड किया हूं। Q2 जो है वो है R2 वेक्टर, और Qn जो है वो है हमारा Rn वेक्टर। तो ये वाला सिस्टम का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें निकालनी है। सबसे पहली बात ये है जो टू ऑब्टेन डाइपोल मोमेंट, पहली बात यह है द सम ऑफ ऑल चार्जेस फ्रॉम 1 to n दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जितना भी हमारे चार्जेस हैं उन सब का सम जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट वाले कोई भी सिस्टम में हमेशा हमारा चार्ज जो है वो तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा ही होगा। देखो, अगर समेशन QI मेरा 0 नहीं है तो वैसा सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हम किसी भी हालात पर निकाल ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है, राइट। अच्छा, अब अगर ये समेशन QI हमारा 0 है, प्रोवाइडेड दैट समेशन QI इज 0, डाइपोल मोमेंट is nothing but moment of charges, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ मास डिफाइन किए थे, तो एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ चार्जेस। नाउ पोजीशन वेक्टर है मेरा R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर है मान लो R2 जो भी है। सो मोमेंट ऑफ Q1 कितना आएगा? ध्यान दो दोस्तों, दैट विल बी नथिंग बट Q1 into R1 वेक्टर। मोमेंट ऑफ Q2 जो आएगा वो सिंपली आएगा Q2 into R2 वेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो हमारा मोमेंट ऑफ Qn होगा that will be Qn into Rn vector, right? So obviously बात है, जो हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम होगा that will be Q1 R1 vector plus Q2 R2 vector, so on and so forth, Qn Rn vector। जो हमारा P वेक्टर होगा दैट विल बी Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर प्लस Qn Rn वेक्टर। ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखता हूं, P वेक्टर इज नथिंग बट समेशन QI इंटू RI वेक्टर, ओके। तुम ऑरिजिन को कहीं पर भी ले सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। अच्छा, एक बात समझो, जो समेशन
क्योंकि मेरा 0 है तो मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, जो Q1 होगा दैट कैन बी रिटन एज -Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। मुझे Q1 से प्यार क्यों हुआ, ठीक है, किसी एक को लेना था, मैंने Q1 को ले लिया। तो मेरे पास जो सिस्टम है, यहां पर है मान लो मेरे पास Q1, यहां पर है मेरे पास Q2, यहां पर है मेरे पास Q3, so on and so forth चलता रहेगा, ठीक है। सो Q1 जो है इसको अब मैं लिख दे रहा हूं -Q2 -Q3 डॉट 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 डॉट। अब ये वाला -Q2 और ये वाला +Q2, ये दोनों डेफिनेटली मेरा एक इस तरीके से डाइपोल मोमेंट बनाएगा। तो मान लो ये है मेरा D1 वेक्टर, ये है मान लो मेरा D1 वेक्टर। सिमिलरली इसको D2 ले लो, अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये वाला जो है Q3 -Q3 प्लस Q3 से दिस इज D3 वेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से DN वेक्टर तक हम डिफाइन करने वाले हैं। नाउ द ओरिजिन इज ओवर हियर, हमने पोजीशन वेक्टर यहां से मेजर किए हैं। सो दिस इज माय R1 वेक्टर, दिस इज माय R2 वेक्टर। सो व्हाट यू कैन राइट इज दैट R2 vector equals to R1 vector plus D2 vector. So D2 vector will come out to be R2 minus R1. अच्छा, ये वाले का डाइपोल मोमेंट P2 वेक्टर कितना आएगा? ये वाले का जो डाइपोल मोमेंट होगा P2 वेक्टर, ये मेरे पास कितना आएगा? That will be nothing but Q2 into D2 vector. So that will be Q2 into R2 minus R1. Now similarly if we proceed for Q3, it is defined as D3. यहां पर है मेरा R3, so D3 will be R3 minus R2. अच्छा, R3 minus R1. D3 will be R3 minus R1. So similarly जो मेरा P3 वेक्टर डिफाइन होगा, that will be Q3 into R3 minus R1, so on and so forth चलता रहेगा। तो जो नेट हमारा P वेक्टर होगा, that will be summation of all Pi vectors. We have to add them vectorially. तो जब मैं वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो टर्म्स देखो क्या आएगा, Q2 R2 वेक्टर प्लस Q3 R3 वेक्टर प्लस so on and so forth, लास्ट टर्म आएगा Qn Rn वेक्टर माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Qn into R1 vector. But Q1 is taken as minus of Q2 plus Q3 up to Qn. देखो डाइपोल मोमेंट तभी निकलेगा अगर समेशन ऑफ चार्ज हमारा 0 हुआ, तो वो वाला फैक्ट का यहां पर इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी तो मैं इसको Q1 लिख सकता हूं। और जैसे मैं इसको Q1 लिखूंगा, ये पूरा माइनस वाला टर्म इज नथिंग बट Q1, सो वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट P vector equals to Q1 R1 vector, Q2 R2 vector, Qn Rn vector. So that is the result that we have to prove, and that is the limit of summation to be taken from 1 to n. So discrete charges के लिए this method is absolutely useful because यहां पर इस तरीके में मेन फायदा जो है, इट डजंट मैटर जो मैं अपना ओरिजिन को कहां पर मानूंगा, मैं कोई भी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट जो है वो डेफिनेटली निकाल सकता हूं। तो अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स सी, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ a, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो टोटल चार्ज को तो डेफिनेटली 0 रखना है, टोटल चार्ज अगर 0 नहीं है फिर तो बातचीत करने का ही कोई पॉइंट नहीं है।
यहां पर है मान लो चार्ज प्लस क्यू, यहां पर है प्लस क्यू, यहां पर है मान लो प्लस 2q और यहां पर है -5q। ठीक है, टेक दिस डायरेक्शन एज I cap एंड टेक दिस डायरेक्शन एज J cap। ठीक है, सो सिंपली हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला सिस्टम का डाइपोल मोमेंट। तो कम से कम एक चार्ज का तो मैं जीरो करना चाहूंगा, तो मान लो लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन। तो दिस इज माय r1 वेक्टर, दिस इज माय r2 वेक्टर एंड दिस इज माय सॉरी मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया, सॉरी वो मैंने लिखने में गलती कर दिया था। टेक दिस एज -4q। ठीक है, सो मैंने यहां पर ओरिजिन ले लिया, तो इसका तो हमारा r वेक्टर 0 हो गया, तो इसका तो हमारा खत्म हो गया। ये वाले का प्लस q के लिए जो हमारा r1 वेक्टर है दैट विल बी टेकन एज ai कैप। ये वाला जो हमारा r2 वेक्टर है, द टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √2a। ठीक है, बट उसका 45 डिग्री में दो कंपोनेंट होगा, so that can be taken as ai cap plus aj cap and r3 vector will be taken as a j cap। ठीक है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा p वेक्टर that is q into r1 vector that is q a I cap plus 2q into r2 vector 2qa I cap plus 2qa j cap plus -4q into r3 vector -4qa into j cap। So the net dipole moment of the system will simply come out to be equals to I cap के along देख लेते हैं, 3qa I cap minus 2qa j cap। So this will be the net dipole moment vector of the system। और अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा, मॉड ऑफ p वेक्टर यहां से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, q into a बाहर √3² plus 4² 2², so that will make it 13। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा that will be √13 into qa। So that will give me the dipole moment of this particular system। तो discrete charges के लिए ये वाला सिस्टम जो है वो हमारा काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, और इसका मेन फायदा ये है, जो चॉइस ऑफ ऑरिजिन डजंट मैटर, नॉर्मली हमेशा ही हम लोग एक चार्ज पे ही अपना ऑरिजिन को फिक्स करेंगे, और वो कौन सा करना चाहोगे वो कंप्लीटली तुम्हारे मर्जी, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अब क्या है मेरे पास। फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, अगर मान लो सिस्टम हमारा कंटिन्यूअस है, इन दैट केस हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सो लेट्स सबसे पहले कंसीडर अ वेरी सिंपल रॉड। ठीक है, मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो है 12। ठीक है, दैट लेंथ इज 12। ये वाला पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 है। इसके राइट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस लैम्डा, इसके लेफ्ट पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज माइनस लैम्डा। देन वी हैव टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, दोनों तरफ मुझे टुकड़ा काटना पड़ेगा, तो यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं dx, एंड यहां पर भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ dx एट अ डिस्टेंस ऑफ x।
सो दोस्तों यहां पर ध्यान दो, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ है। dq जो होगा दैट विल बी लैम्डा dx, और यहां पर जो dq क्रिएट होगा दैट विल बी माइनस लैम्डा dx। सो वी विल गेट अ वेरी स्मॉल डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी विल गेट अ वेरी स्मॉल डाइपोल मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा यहां पर आएगा dp that will be lambda dx into 2x towards the right. The distance between them will be definitely 2x. ठीक है? And so the net dipole moment P will be 2 lambda integral x dx when x varies from 0 to L. तो जो dipole moment P आएगा that will be simply come out to be lambda L square in this direction. ठीक है? So it's a pretty simple and straightforward question. मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो चीजों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। Let's see. यहां पर क्या है मेरे पास? एक मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, एक मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है? एंड नाउ ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे एक का चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहां पर जो इस रिंग पे टोटल चार्ज है वो है माइनस क्यू। इसका जो रेडियस है वो है हमारा आर। तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट पी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ठीक है? दोस्तों ध्यान देना, रिंग पे जो मेरा डिफरेंशियल चार्ज कटेगा माइनस dq, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने पॉजिटिव में एक छोटा सा चार्ज लूंगा dq। वहां पर मैं पॉजिटिव में एक छोटा सा चार्ज लूंगा dq, और वो दोनों जो है वो दोनों डेफिनेटली आपस में हमारा क्या करेगा, जब मेरा माइनस dq का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्लस dq वाला है वो भी हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू जो हम सेंटर पे रखे हैं वो इंटीग्रेट करके अपने आप आ जाएगा। तो मतलब मैं हर डिफरेंशियल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनस dq जो बनेगा, यहां पर मैं प्लस dq के साथ डाइपोल मोमेंट बनाऊंगा, और वो जो मेरा dp होगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो वो वाला पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में भी ऑटोमेटिकली मेरा इंटीग्रेट जो है वो डेफिनेटली हमारा हो जाने वाला है। राइट? सो क्या करेंगे यहां पर एट एन एंगल ऑफ थीटा लेट अस कट अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है? समझ में? एट एन एंगल ऑफ थीटा लेट अस कट अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। राइट? तो यहां पर अगर मेरे पास प्लस माइनस dq है तो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस dq का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लैम्डा आर डी थीटा। सॉरी, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैं दैट विल बी लैम्डा आर डी थीटा, एंड लैम्डा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट q बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो जो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मैं काट रहा हूं दैट विल बी q डी थीटा बाई पाई। सो दैट विल गिव मी q dq। डिस्टेंस तो डेफिनेटली r है। माइनस dq टू प्लस dq, ये वाला डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डेफिनेटली अलोंग दिस, एंड इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस कंपोनेंट होगा ऐसे और एक साइन कंपोनेंट होगा ऐसे। साइन वाला डेफिनेटली नीचे वाले टुकड़े से कैंसल आउट होने वाला है, तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट जो होगा वो मेरा केवल और केवल राइट के डायरेक्शन पे ही बचने वाला है, लेफ्ट के डायरेक्शन में तो डेफिनेटली नहीं बचेगा। सो जो हमारा dp आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dq इंटू r इंटू कॉस थीटा। सो दैट विल गिव मी qr बाई पाई into cos theta d theta. So that will come out to be dp. तो जो मेरा नेट p आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट p,
that will be QR by pi integration of cos theta d theta when theta varies from minus pi by 2 to plus pi by 2. When theta varies from minus pi by 2 to plus pi by 2. So दोस्तों ध्यान देना यहां पर आ जाएगा sin theta. Sin pi by 2 is 1. Sin minus pi by 2 is minus 1. 1 minus minus 1 will make it 2. So जो मेरा नेट P वेक्टर आएगा that will be 2QR by pi into I cap. अच्छा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट नहीं निकलेगा, लेकिन टोटल चार्ज जीरो होने पर भी डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली जीरो हो सकता है. यानी Q total equals to 0, that does not imply डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डेफिनेटली हमारा नॉन जीरो होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो कि डेफिनेटली हमारा D जो है Q इंटू डी में D वाला फैक्टर है वो हमारा इफेक्टिवली जीरो की तरह बिहेव करे. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मान लो ये मेरा कंप्लीट रिंग है और उसके सेंटर पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और रिंग पे चार्ज है टोटल माइनस Q, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाले पार्ट का जितना आएगा राइट वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही आएगा और हमारा वेक्टोरियली उल्टा आएगा. तो इसका जो मेरा डाइपोल मोमेंट P वेक्टर आएगा दैट विल कम आउट टू बी डेफिनेटली जीरो. That will come out to be definitely zero. तो एक बात तो निश्चित है, जो टोटल सम जीरो नहीं है ऐसा सिस्टम का तो डाइपोल मोमेंट निकालने का कोशिश भी मत करो. लेकिन टोटल सम जीरो होने के बावजूद देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी जो कि भाई हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा जीरो ना आए. पहले इस बात को हम समझने का ट्राई कर लेते हैं एक बार. राइट ओके दोस्तों, तो मेरे पास एक रिंग है ऑफ रेडियस r ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा. तो दो केस में लिए हमें सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है. नंबर वन, यहां पर जो है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा एंड दूसरा जो है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा. आई हैव टू गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज बाय डिफॉल्ट अलोंग द वाई एक्सिस. राइट. सो सबसे पहला केस देख लेते हैं. लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा. तो इन दैट केस जो हमारा रिंग है उस रिंग में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा. नाउ कॉस जो है वो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. राइट ओके. एंड जो हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक और बात ध्यान देना, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. सो दोस्तों ध्यान देना, मैं यहां से एट एन एंगल ऑफ थीटा अगर एक पतला सा टुकड़ा काटता हूं ऑफ एंगल डी थीटा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज लैम्डा आर डी थीटा. यहां पर एग्जैक्टली इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर भी अगर मैं इसको काटता हूं तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा इट विल बी माइनस लैम्डा आर डी थीटा. मतलब लैम्डा यहां वाले इस थीटा के करस्पॉन्डिंग है. तो ऑब्वियसली ये प्लस डी क्यू है, ये माइनस डी क्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा लाइक दिस. हमें एक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा लाइक दिस. एंड ध्यान देना, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, सो दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज ओवरऑल 2r cos थीटा.
ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा दैट विल कम आउट टू बी नथिंग बट 2r cos theta. So dq is nothing but lambda naught r into cos d theta. And जो हमारा dp आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dq इंटू 2r cos theta, that is equals to 2 lambda naught r square cos square theta into d theta. Now यहां पर ध्यान दो, सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की तो हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जो मेरा टोटल डायपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट कैन बी रिटन एज 1 plus cos 2 theta d theta, and that to be integrated from theta varying from plus pi by 2 to minus pi by 2. 2 cos square theta को लिख दिया 1 plus cos 2 theta. पहला वाला टर्म तो सिंपली इंटीग्रल d theta हो जाएगा, that will be pi, और cos 2 theta 2 theta का sin 2 theta by 2 आएगा. Now sin pi is 0, sin minus pi is 0, तो ये वाला इंटीग्रेशन करके तो मैंने कुछ नहीं उखाड़ूंगा. It will simply come out to be lambda naught pi r square, और अगर मैं वेक्टोरियल टर्म्स में देखूं that will simply come out to be lambda naught pi r square I cap. ठीक है, lambda naught pi r square into I cap. अगर लैम्डा इक्वल्स टू आ जाता है लैम्डा नॉट साइन थीटा. नाउ साइन के बारे में ध्यान दो, अगर मैं यहां पर रिंग बनाता हूं तो साइन जो है वो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वहां पर हमारा नेगेटिव होता है. So it will look like this. Now it is clearly evident दो चीज, जो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा is a sin theta and a sine of minus theta that will be equals to minus sin theta. So मैं थीटा को यहां से काटूं या थीटा को मैं लेफ्ट से काटूं, इट डजंट मैटर, दोनों हमें इक्वल चार्ज देगा. एंड ध्यान देना यहां पर मुझे डिफरेंशियल एलिमेंट जैसे काटना पड़ेगा. यहां पर एट एन एंगल ऑफ थीटा अगर मैं डी थीटा का टुकड़ा काटा तो उसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली मुझे नीचे की तरफ थीटा पर डी थीटा का टुकड़ा काटना पड़ेगा. एंड ये वाला अगर प्लस डी क्यू है तो ये वाला मेरा माइनस डी क्यू होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे डाइपोल मोमेंट मिलेंगे वो हमें इस तरीके से मिलने वाले हैं. राइट, एंड ध्यान देना यहां पर जो हमारा डी क्यू का वैल्यू आएगा दैट विल बी लैम्डा नॉट आर साइन थीटा इंटू डी थीटा. ये मेरा डी क्यू का वैल्यू आएगा. एंड ये वाला डिस्टेंस अगर मैं देखूं दिस इज आर दिस इज थीटा, तो दिस विल बी 2r इंटू साइन थीटा. तो जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट आएगा dp दैट विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, एंड दैट कैन बी रिटन एज अ लैम्डा नॉट r स्क्वायर 2 sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta d theta. So now ध्यान देना, जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट आएगा P that will be lambda naught r square 1 minus cos 2 theta into d theta, and यहां पे जैसे मैंने थीटा लिया हूं this has to be integrated from 0 to pi. अगेन यहां पर साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा में पाई पुट करो या 0 पुट करो डजंट मैटर, वो हमारा 0 होगा ही होगा. तो मेरा जो p वेक्टर आएगा
दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर इंटू जे कैप। ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा along the positive y-axis, so the net dipole moment will be lambda naught r square into j cap। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए भी डाइपोल मोमेंट जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सोचना इस पे क्या है। नाउ यहां पर मेरे पास एक रॉड है, ये वाले रॉड का दो हिस्सा है। जो प्लस वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है, उसका लेंथ है 12 और इसका चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, और ये वाले का लेंथ है L, चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा। ठीक है, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर पाने के लिए हमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तो रिक्वायरमेंट होती है। यहां का चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा, तो लेफ्ट वाले पे जो मेरा एलिमेंटल स्ट्रिप कटेगा वो एलिमेंटल स्ट्रिप कट का जो लेंथ होगा वो राइट का डेफिनेटली 2 टाइम्स होना पड़ेगा। तो सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहां पर x पर अगर मैं a का dx का टुकड़ा काटता हूं, सो यहां से 2x दूरी पे मुझे ट्राई टू अंडरस्टैंड 2dx का टुकड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ का जो हमारा चार्ज है dq। देखो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हम गेम पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले इस बात को तो अपना दिमाग पे सेट कर लो। ठीक है, सो आई होप ये वाला पॉइंट हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ठीक है, पहले इसको दिमाग पे सेट करो। तो जो मेरा dq का वैल्यू होगा, जो मेरा dq का वैल्यू होगा, या तो यहां से कैलकुलेट करो या यहां से कैलकुलेट करो, डजेंट मैटर, इट विल बी 2 लैम्डा dx। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, दैट विल बी 3x। सो इसका जो करस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट आएगा dp, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 लैम्डा इंटू x dx। तो p जो आएगा दैट विल बी 6 लैम्डा इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to L। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 3 लैम्डा L स्क्वायर। इसको सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। सुनना, जो प्लस वाला है वो L/2 के दूरी पे है और जो माइनस वाला है वो मेरा L के दूरी पे है। तो जो दोनों के बीच का मेरा नेट डिस्टेंस आएगा, दोनों के बीच में जो मेरा नेट डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3L/2। ठीक है, और जो दोनों तरफ का नेट चार्ज है वो है मेरा 2 लैम्डा L। तो 2 लैम्डा L इंटू 2 lambda L into 3L/2, we will simply get 3 lambda L square। तो अगर मेरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं सेंटर ऑफ मास से भी उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा वेरिएबल है, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास का कोई फंडा एप्लीकेबल
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले इस बात को हम समझने का ट्राई करते हैं, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली ऑब्टेन्ड, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो है मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, जिसका चार्ज है +Q, और हॉलो हेमिस्फीयर के जो सेंटर है उस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है -Q। दोनों के बीच का जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका रेडियस है r। तो सवाल है ये वाला सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। नाउ वी हैव टू बी वेरी कॉशियस जब हम लोग इसके डाइपोल मोमेंट को निकालने का ट्राई करेंगे। किस तरीके से निकालेंगे उस बात को समझो। यहां पर एक्चुअल में सच बात तो यह है, इस पे मल्टीपल इश्यूज है, बट हमारा किस्मत थोड़ी अच्छी होने के कारण इसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा बन जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, यहां पर कोई भी जनरल एंगल थीटा पर, ठीक है, measured from the horizontal, let us cut a very small strip of angle d theta, ठीक है। Let us cut a very small strip of angle d theta, और जो मेरा इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस होगा, दैट रेडियस इज स्मॉल r। So by the way, what is sigma? Sigma will be simply q by 2 pi r square, ठीक है। और जो मेरा dA होगा दैट विल बी 2 पाई स्मॉल r इंटू r d थीटा, ठीक है। एंड स्मॉल r का वैल्यू अगर मैं देखूं, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो जो ये वाला रिंग के करस्पॉन्डिंग जो मेरा dq आएगा दैट विल बी 2 पाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो चलो 2 पाई काट दो, r स्क्वायर काट दो, इट विल बी सिंपली q cos थीटा d थीटा, ठीक है। इट विल बी सिंपली q cos थीटा d थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। समझ में आया। नाउ ये वाले जो -dq है, एक्चुअल में अगर हम गौर से ध्यान दे, इसको काट के हम कुछ उखाड़ेंगे नहीं। बेसिकली हमें यहां पर भी एक बहुत छोटा एलिमेंटल स्ट्रिप काटना पड़ेगा, जो इसके टॉप व्यू में जो सर्किल बनेगा उस सर्किल पे एक फाई एंगल पे डिफाई एंगल काटता हुआ स्मॉल r डिफाई, और ये जो हमारा क्या स्मॉल r का रेडियस का यानी थिकनेस जो है कैपिटल R d थीटा और स्मॉल r डिफाई का जो बहुत एलिमेंटल छोटा टुकड़ा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डायरेक्शन में मेरा डीपी वेक्टर होगा, और ये वाला जो मेरा डीपी वेक्टर होगा उसको मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूंगा, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। उसके अंदर जो ये वाला आएगा मेरे पास, अगर हम ध्यान दें, दिस इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। तो जो डीपी कॉस थीटा वाले टर्म्स होंगे वो तो मेरा पूरा फ्लावर बन के बैठेगा। ये जो हमारा सारे टुकड़े का जो डीपी कॉस थीटा वाला टर्म्स होंगे वो हमारा पूरा फ्लावर बना के बैठेगा, और उनका नेट वेक्टोरियल सम हमारा 0 हो जाएगा बाय सिमेट्री। बट वर्टिकल डायरेक्शन सबका सेम है, तो एक्चुअल में ये वाला डीक्यू जो मैंने निकाला हूं वो किसी काम का था नहीं, क्योंकि हमें तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल एलिमेंट एक्चुअल में काटने की जरूरत पड़ती, बट वो पड़ेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये अलोंग द फाई जो है वो तो हमारा परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो ये सारे जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल जो डाइपोल मोमेंट्स होगा उनको जब मैं ऐड करूंगा तो इसका टोटल चार्ज इनटू इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा, सॉरी साइन कंपोनेंट होगा,
वो हमारे पास इफेक्टिवली आ जाएगा। यानी व्हाट आई मीन टू से इज, एक्चुअल में तो इसको विजुलाइज करना काफी टफ था, बट वी विल बी लकी, इट विल बी सिंपली dq इंटू r इंटू साइन थीटा। ये क्यों लिख पा रहा हूं उस बात को समझो। जो भी सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के, ठीक है, क्योंकि हमें दो बार काटना पड़ेगा, कैपिटल आर डी थीटा, स्मॉल आर डी फाई, क्योंकि इसका जो टॉप व्यू में जो सर्कल होगा वहां पर भी हमें फाई पे काटना होगा। हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का डाइपोल मोमेंट होगा। उसका जो हमारा टेंजेंट, जो हमारा हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट्स है, वो हमारा सारे के सारे पूरा फ्लावर बना के बैठेगा। ठीक है, और उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है। तो मैं इंडिविजुअली हर एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट लिख के फिर मैं ऐड करूं, या फिर आंख को बंद कर लूं और जो टोटल चार्ज है उसको मैं एक जगह पर मान के r से मल्टीप्लाई करके साइन थीटा लिख दूं, डजंट मैटर, दोनों में एग्जैक्टली मेरा सेम डीपी आने वाला है। पहले इस बात को हम समझते हैं एक बार। सो दोस्तों, जो मेरा डीपी आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू आर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज क्यू आर बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। सो जो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट होगा P, दैट इज क्यू आर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा when theta varying from 0 to pi by 2, so it will be minus cos 2 theta by 2, and यहां पर तो 2 जब आ जाएगा बाहर, cos pi will be -1, cos 0 will be 1, तो वहां पर -2 होगा, माइनस माइनस खत्म, वो 2 भी खत्म। तो अमेजिंगली P जो आया है वो आया है QR by 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास बेस से r/2 पे दूरी पे ही तो होता है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, तो सेंटर ऑफ मास पर आना चाहिए था, तो प्लस क्यू को सिंपली सेंटर ऑफ मास पर ले लो, एंड प्लस क्यू माइनस क्यू एट अ सेपरेशन ऑफ r/2। तो सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट हमारा QR/2 आना चाहिए था, जो कि हमारा इंटीग्रेशन से भी आया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सिग्मा हमें वेरिएबल दे दे तो इन दैट केस हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें फिर तो इंटीग्रेशन का मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, बस यहां पर एक अच्छी बात है, और वो अच्छी बात ये है, जो यहां पर हमें ये वाला डिफाई काटने के रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। द रीजन बीइंग, वर्टिकल कंपोनेंट तो सबका ऐड हो रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा डेफिनेटली वेरी नहीं कर रहा है। अदरवाइज हमें डबल इंटीग्रेशन का मदद जो है वो डेफिनेटली लेना पड़ता, इट वुड बी हॉरेंडस। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें कंटिन्यूअस बॉडीज का जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो समझ में आ चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसा हम बहुत ही स्पेशल केस करेंगे, दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, सो क्या है, हमारे पास एक प्लस क्यू का पूरा चार्ज स्फीयर है। दिस चार्ज स्फीयर इज ऑफ, चल चार्ज स्फीयर बोल रहा हूं, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पर चारों तरफ एक पोलराइजेबल मीडियम है ऑफ माइनस क्यू।
ठीक है, इट्स अ मोर लाइक ए एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, यानी ये वाला जो है टेक इट एज अ न्यूक्लियस, वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल मॉडल एंड दिस इज द कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अच्छा, नाउ इनिशियली जो है हमारा न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रेस्पेक्ट में हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा पोलराइज्ड होगा ड्यू टू एक्सटर्नल ई वेक्टर। अगर मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन फील्ड अप्लाई करूं, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल, बाहर से मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान रहे हैं। मान लो इस पर जो है हमने बाहर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लाउड मान लो न्यूक्लियस को कंप्लीटली शील्ड रखता है, यानी वो मेरा फिक्स है, स्टेशनरी है मान लो, बट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली थोड़ा सा मूव करेगा, यानी प्लस क्यू तो यहीं पे रहेगा, बट जो माइनस क्यू जिसका सेंटर पहले में प्लस क्यू पर ही ले रहा था, ऑब्वियस सी बात है अब मैं वो ले नहीं पाऊंगा। इफेक्टिवली जो माइनस क्यू का सेंटर होगा वो मेरा थोड़ा सा लेफ्ट आ जाएगा, थोड़ा सा नॉन स्फेरिकल नेचर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्रिएट होगा। ई इज द सफिशिएंटली स्मॉल, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माइनस क्यू जो कि सिमेट्रिकली हमारा रेडियस ए के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये अब थोड़ा सा अपना स्फेरिकल नेचर को छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो मान लो ये डिस्टेंस है डी, डी इज मच मच लेस देन ए, तो ऑब्वियसली बात है एक डाइपोल मोमेंट मेरा क्रिएट होगा, मेरा एक डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरा क्रिएट होगा, और डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा तो जो मान लो जो हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है दैट इज पी, तो लोगों ने ऑब्जर्व किया पी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, तो हम लिखेंगे P is equals to alpha E. Alpha is called atomic polarizability. ठीक है, then find alpha. ध्यान देना इसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, D is much much less than A, यानी अभी भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्रैक्टिकली स्फेरिकल है, बट थोड़ा सा जो है उसका सेंटर प्लस क्यू से हिल गया है बाय अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल डी। तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेसिकली वो हमें निकालना है। अच्छा, बाय द वे क्या होगा अगर हम ध्यान दें, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम प्रैक्टिकली स्फेरिकल मान सकते हैं, तो यहां पर जो माइनस क्यू है इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक लगेगा पीछे की तरफ क्यूई और दूसरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में एफ लगेगा। ठीक है, एंड नाउ ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो प्रैक्टिकली हमारा एक स्फीयर है, और ये स्फीयर के लिए एक इंटरनल पॉइंट है जिसका रेडियस है a और डिस्टेंस जो है वो है हमारा d। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा दैट विल बी QD by 4 pi epsilon naught,
इंटू ए क्यूब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा सॉलिड स्फीयर के अंदर क्रिएट होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको मैं प्रैक्टिकली चार्ज के रेस्पेक्ट में एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो मैंने माइनस क्यू का सेंटर ले लिया, ठीक है, माइनस क्यू का सेंटर ले लिया और उससे डी दूरी पे मैंने मान लिया मेरा प्लस क्यू जो है वो हमारा रखा हुआ है। तुम उल्टा भी मान सकते थे, लेकिन सॉलिड स्फीयर जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं, तो इस कारण पे हमने उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी Q इंटू ई इंटू ए क्यूब। एट इक्विलिब्रियम Q इंटू जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट मस्ट बी the electrostatic force like this। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E that will be equals to QD by 4 pi epsilon naught into a cube, ठीक है। and Q into D is now nothing but a dipole moment। Q into D जो है that is nothing but a dipole moment। So this can be written as P by 4 pi epsilon naught a cube। तो जो मेरा induced dipole होगा that will be 4 pi epsilon naught a cube into E। So that is the concept of induced dipole moment। It's a very special case। देखो मेन केस करना तो हमारे औकात की बाहर है, बट मोटे मोटे लेवल पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें मालूम पड़ गया। तो जो हमारा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होगी दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब, राइट। तो डिफरेंट सिस्टम्स का डाइपोल मोमेंट निकालने के बारे में एक बेसिक लेवल का आइडिया जो है वो हमारा लग चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स निकालेंगे at the different points due to dipole। Let's see।